प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए इतिहास विषय का मॉडल प्रश्न पत्र ऑफिशियल जारी हो चुका है, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ऑफिशियल जारी किया गया है। और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और आर्ट्स विषय के विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इसको आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ब्लू से है वो उसका आंसर है। तीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ही लिख सकते हैं, गुप्त काल। शॉर्टकट में आप लिख दीजिएगा गुप्त काल, में सही आंसर हो जाएगा, या फिर इतना लंबा चौड़ा भी बांध सकते हैं। फिर है पितृसत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति के पिता होने पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र या पौत्र को इसी तरह आगे उत्तराधिकारी की वंशीय परंपरा है। मतलब पितृसत्तात्मक में क्या होता है, जो पुरुष रहते हैं वो प्रधान होते हैं, महिला का अधिकार गौण होता है वहाँ, और पिता के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है। 33 नंबर है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र जो है शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही कुल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। कहने मतलब यहाँ कुल हो जाएगा, एक कुल से जो उत्पन्न पुरुष होते हैं उसको गोत्र कहा जाने लगा। आगे है दीप वंश और महावंश किस देश से संबंधित है? तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, श्रीलंका। तो ये दोनों क्या है, दीप वंश और महावंश जो है वो प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया था, और बौद्ध के बारे में इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा गया है। तो यहाँ पर किस देश से संबंधित है? शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे श्रीलंका पर। 35 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपुरम क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार से। इसका आधार भाग प्राय वर्गाकार होता है। आधार यहाँ लिखा गया, यहाँ हो जाएगा आधा भाग प्राय वर्गाकार होता है। इसके ऊपर का भाग सीधा पिरामिड नुमा बना रहता है, जिसमें अनेक मंजिलें होती है। इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार होता है। अगला है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो हम लोग शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं, पुर्तगाली। सबसे पहले 20 मई 1498 को कालीकट में वास्को डी गामा जो पहुंचा था भारत में। तो यहाँ पर पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अगला है, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्यीय टीम बना था उसमें एक भी भारतीयों को स्थान नहीं मिला था, जिसके कारण विरोध हुआ। आगे है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर और मध्य भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था, जिसमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। तो पहला है, मगध तीनों ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पहला कारण। दूसरा कारण है कि मगध के मध्य में जीवनदायिनी गंगा तथा सोन नदी बहती थी। मगध की सीमाओं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध थी, विशेष रूप से लोहे की खानें थी। चौथा है, मगध महाजनपद को शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई। पांचवा है, मगध शासकों ने अपनी कूटनीति तथा वैवाहिक संबंधों से मगध को शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार मगध महाजनपद को एक नहीं अपितु अनेक लाभदायक स्थितियां प्राप्त थी, जिनके कारण मगध महाजनपद ही शक्तिशाली महाजनपद बना। 40 है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? ये मॉडल क्वेश्चन एक बार निकाला गया था, उसी से ये क्वेश्चन को लिया गया है। तो स्तूप
बौद्ध धर्म से जुड़ा एक स्मारक है। स्तूप को बौद्ध धर्मावलंबी एक पवित्र स्थान मानते हैं, जिन स्थानों पर बोधिसत्वों एवं बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष, उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूपों को बनाने के लिए कई राजाओं के द्वारा दान दिया गया, जैसे सातवाहन वंश के राजा के द्वारा। इसके अलावा अशोक ने भी अपने राज्य में अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप निर्माण के लिए दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला होता है, जो एक गोलार्ध के रूप में होता है। शुरू में यह मिट्टी के टीले के रूप में विकसित हुआ, परंतु धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई और यह चौकोर, गोल और अर्ध अंडाकार रूप लेने लगा। अल-बरूनी कौन था? भारत यात्रा का उसका उद्देश्य क्या था? तो अल-बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज़्म का निवासी था। उसका जन्म जो है आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, अतः अल-बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृति आदि भी थी। गजनी के शासक सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया एवं वहां से कई विद्वानों को अपने साथ राजधानी गजनी ले आया। इसके बाद 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु सितंबर 1048 ईस्वी तथा अल-बरूनी गजनी में ही रहा। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अल-बरूनी भारत आया। उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका वर्णन उसने अपने वृत्तांतों में किया। अल-बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन इन सब में किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है। उसने इन पुस्तकों का सृजन 30 अप्रैल 1030 ईस्वी से 29 दिसंबर 1031 के बीच किया। तो भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य सैन्य या राजनीतिक नहीं था, बल्कि पूरी तरह से अकादमिक और बौद्धिक था। वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को गहराई से समझना चाहता था। तो आप इसका आंसर शॉर्टकट में जो लिखना अगर चाहते हैं तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा और उसके बाद आप लास्ट वाला पैराग्राफ को लिख दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट रहेगा। फिर है खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो यह फारसी शब्द खान मतलब घर और गाह मतलब स्थान से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है इबादत का घर है। माने खानकाह का अर्थ होता है इबादत का घर, सूफी संतों और अनुयायियों का घर, जो इबादत, शिक्षा और आध्यात्मिक साधना के लिए एक पवित्र स्थान होता था। यह एक धर्मशाला के रूप में भी काम करता था, जहां यात्री और विद्यार्थी रुक सकते थे। खानकाह में धार्मिक चर्चाएं होती थी और लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। 43 है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ था। लगभग 300 वर्षों तक निरंतर राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना रहा, परंतु कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 ईस्वी में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। अब विजयनगर के शासक कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ नहीं रह गए थे। उनकी जनता भी भोग विलास में लिप्त हो चुकी थी। उनमें राज्य की सुरक्षा की भावना समाप्त हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम राज्यों से संघर्ष के कारण भी जनधन की काफ़ी हानि हो गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण उनका तालीकोटा के युद्ध में पराजित होना था। विजयनगर साम्राज्य में संगठित सेना का अभाव था। सेना में योग्य सैनिकों एवं तोपखानों का भी अभाव था। यही कारण था कि 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी, जिसे तालीकोट के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंड की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयनगर सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अगला है, मुगल काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है बच्चों, जो JCRT द्वारा निकाला गया था। तो मुगल काल में कृषि प्रकृति पर निर्भर है।
जिन क्षेत्रों में जिस तरह की वर्षा होती थी लोग उसी तरह की फसलें पैदा करते थे। कहीं कहीं नदियों का पानी भी सिंचाई के लिए प्रयोग में आता था। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए कृषक को कृत्रिम साधनों का प्रयोग करना पड़ता था। सिंचाई की कृत्रिम साधन निम्नलिखित है। तो इसमें पहला रहट। यह रहट लकड़ी या लोहे के पहियों वाला था। स्रोतों में रहट के लिए प्रसीय बहील शब्द का प्रयोग किया जाता। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत में सिंचाई प्रणाली में रहट के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दूसरा है जलाशयों से सिंचाई। तो कृषक कुछ स्थानों पर प्राकृतिक जलाशयों के साथ साथ कृत्रिम जलाशय भी खोद लेते थे। इन जलाशयों में वर्षा का पानी एकत्र हो जाता था जो एक सीमित क्षेत्र की सिंचाई करता था। फिर है नहरों से सिंचाई। तो राज्य के द्वारा भी जोत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिंचाई हेतु कुछ मदद की गई। उदाहरण के लिए शाहजहां ने पंजाब में शाहनगर का निर्माण करवाया। इसी तरह फिरोज शाह द्वारा जिस नहर का निर्माण करवाकर हिसार पानी लाया गया था उसकी अकबर व शाहजहां के काल में फिर से खुदाई करवाई गई। अगला अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। समझौते की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया। भुगतान की जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई तथा भविष्य में इसमें कभी भी वृद्धि नहीं की जाएगी। राशि तय करने का उद्देश्य कंपनी के खजाने में राजस्व का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करना था और साथ ही साथ जमींदारों को भूमि सुधार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था। चूंकि राज्य की राजस्व मांग में वृद्धि नहीं की जा सकती थी, इसलिए जमींदारों ने कंपनी को केवल निश्चित राजस्व का भुगतान किया और भूमि में अधिशेष उत्पादन अपने पास रख लिया। 46 है आपका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। तो भारतीय संविधान को संघीय ढांचे के साथ एकात्मक सुझाव वाला माना जाता है, इसलिए इसमें कई स्पष्ट एकात्मक विशेषताएं विद्यमान है। पहला, मजबूत केंद्र। तो संघ सूची और समवर्ती सूची के व्यापक विषयों पर संसद की सशक्त विधायकी भूमिका तथा अवशिष्ट विषयों का केंद्र भी निहित होना केंद्र को राज्यों पर प्रसाद देता है। रक्षा, विदेश मामले, संचार जैसी राजनीतिक क्षेत्रों में केंद्र का वर्चस्व व्यवस्था को केंद्रीकृत बनाता है। दूसरा पॉइंट है एकल संविधान। तो पूरे देश, केंद्र व राज्य के लिए एक ही संविधान लागू है। अलग अलग राज्य संविधानों का अभाव एकात्मकता को पुष्ट करता है। फिर है एकल नागरिकता। तो भारत में केवल भारतीय नागरिकता का प्रावधान है, कोई राज्य आधारित नागरिकता नहीं है, जिससे राष्ट्रीय एकता और समान अधिकारों का भाव सुदृढ़ होता है। फिर है एकीकृत न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एकीकृत न्यायिक तंत्र एक समान नागरिक व आपराधिक कानून व्यवस्था संचालक करता है, जो कि एकात्मक स्वरूप को उभारता है। फिर आपातकालीन प्रभाव और अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये आप पॉइंट को डील कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव है, पहला, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। तो भक्ति आंदोलन में हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल है। दूसरा, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। तो भक्ति आंदोलनों के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासक पर पड़ा। विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुए, जिससे मुसलमानों के अत्याचार कम हो गए। तीसरा है याहरी आडम्बरों, यहाँ बाहरी हो जाएगा, बाहरी आडम्बरों में कमी। तो भक्ति आंदोलन ने सभी संतों में अपने उपदेशों के आडम्बरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडम्बरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। चौथा है वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात। तो भक्ति आंदोलन में संतों ने ऊंच नीच, छूत अछूत का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त वर्गीयता और संकीर्णता को आघात लगा। पांचवा पॉइंट है आत्म गौरव एवं राष्ट्र भावना यहाँ हो जाएगा, राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। तो भक्ति आंदोलन के संतों की ओजस्वी वाणी ने मनुष्य में आत्म गौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। छठा पॉइंट है आपका प्रांतीय भाषाओं का विकास। तो भक्ति आंदोलनों के संतों ने अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रसारित किए, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप प्रांतीय भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि का विकास हुआ। 48 अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो अबुल फजल का जन्म
1557 ईस्वी में आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था। सन 1574 ईस्वी अकबर के दरबारी के रूप में आपका जीवन शुरू हुआ। अबुल फजल अकबर के काल के महान कवि, निबंधकार, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, सेनापति तथा आलोचक थे। उसने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, अकबरनामा तथा आईने अकबरी। ये दोनों ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए थे, जो अकबर कालीन इतिहास के मूल स्रोत है। अकबरनामा, जो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाया। आईने अकबरी में उन समस्त नियमों का वर्णन है जो अकबर ने शासन चलाने हेतु बनाए थे। आईने अकबरी को भी 5 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में शाही घराने, टकसाल, अस्तबल, खाद्यान्नों के मूल्य, कारखाने, शस्त्रागार इत्यादि। दूसरे भाग में मुगल सैन्य व्यवस्था, मनसबदारों, धर्मगुरुओं, संगीतकारों की सूची मिलती है। तीसरे भाग में कृषि तथा भू राजस्व संबंधी ब्यौरे दिए गए हैं। चौथे भाग में हिंदुओं के विभिन्न रीति रिवाजों, प्रथाओं, संतों तथा सूफियों की जीवनी दी गई है। पांचवें भाग में सूक्तियों, किंदियों, आदर्शों के साथ साथ अबुल फजल की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। 1602 में अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और उसकी हत्या सलीम के सहयोगी एक राजपूत सरदार वीर सिंह बुंदेला द्वारा कर दी गई। अगला 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया। तो 1857 के विद्रोह ने कंपनी शासन का अंत कर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष अधीन कर दिया। सैन्य प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव हुए, रियासतों के प्रति नीति बदली और फूट डालो और राज करो प्रवृत्ति तीव्र हुई। साथ ही इसने साझा प्रतिरोध, स्मृति, प्रतीकों और चेतना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए। इसके प्रमुख परिणाम है कंपनी शासन समाप्त। थोड़ा वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा खाली हम पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग इसको देख के कॉपी में नोट करते जाए। दूसरा है वायसराय पद सृजन। फिर है रियासत नीति में बदलाव। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, धार्मिक सामाजिक नीति में आश्वासन। पांचवा है सेना का पुनर्गठन। छठा है फूट डालो और राज करो। अब इससे राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ, तो पहला साझा प्रतिरोध, स्मृति। दूसरा पॉइंट है प्रतीक और नेतृत्व। तीसरा पॉइंट है सीमाएं और सीख। चौथा है संस्थागत राष्ट्रवाद की राह। पांचवा है साहित्य व स्मृति राजनीति। 50वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो भारत में बहुसंस्कृति वाला बहुभाषी राष्ट्र भी है। भाषा की यह बहुआयामता निश्चित ही कभी कभी समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। यह स्थिति संविधान निर्माण के समय में उत्पन्न हुई। संविधान सभा में इस संदर्भ में अनेक तर्क वितर्क दिए गए। इस समय भाषा की समस्या सुलझाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिन्हें हम निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला, हिंदुस्तानी भाषा। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदुस्तानी को एक ही राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया जाए। यह भाषा हिंदी तथा उर्दू का सम्मिलित रूप थी। इस समय हिंदू तथा मुसलमानों का मानना था कि राष्ट्रभाषा का दर्जा ना तो हिंदी को मिले और ना ही उर्दू को। यहाँ मध्यम मार्ग हिंदुस्तानी भाषा थी, जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विभिन्न शब्दों से बनी थी। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि देश की राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी देशवासियों की पहुंच में हो। दूसरा है गांधी जी का मत। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदुस्तानी भाषा धीरे धीरे बदल रही थी। स्वतंत्रता का संघर्ष जैसे जैसे तीव्र होने लगा, वैसे वैसे सांप्रदायिक टकराव के बढ़ने लगा, किंतु दुर्भाग्य से हिंदी तथा उर्दू के मध्य खाई बढ़ती जा रही थी। गांधी जी की आस्था अभी भी हिंदुस्तानी भाषा में बनी हुई थी। तीसरा है नवीन सूत्र का उद्भव। तो संविधान की एक भाषा समिति भी थी जिसे राष्ट्र की भाषा में गहन अनुसंधान करना था। इसने गहन अनुसंधान के उपरांत एक नवीन सूत्र दिया। फिर है धुलेकर का समर्थन। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य आर.बी. धुलेकर ने हिंदी के समर्थन में अत्यधिक प्रयास किया। जब किसी ने कहा कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों को हिंदी नहीं आती, इस पर धुलेकर बोले, जो सदस्य हिंदी नहीं समझते उन्हें संविधान सभा की सदस्यता के अयोग्य माना जाए, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस कथन पर हंगामा खड़ा हो गया तथा नेहरू जी के हस्तक्षेप से शांति स्थापित हो सकी। पांचवा है भाषा समिति का सुझाव। भाषा समिति का यह सुझाव था कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की
राजकीय भाषा थी, किंतु समिति ने इस सूत्र की घोषणा नहीं की। यहाँ बीच का मार्ग सुझाया गया कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। समिति का सुझाव था कि प्रथम 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत को अपनी एक स्वतंत्र भाषा के चयन का अधिकार होगा। तो यही बीच का रास्ता निकाला गया। 51 है, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? तो राजा कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा थे, जिनका संबंध तुलुक वंश से था। उसने शासन की विशेषताएं, राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भू क्षेत्र रायचूर दोआब पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार और आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया। साथ ही उड़ीसा के शासकों और बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। उनकी नीति सामरिक रूप से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की थी, परंतु राज्य में आंतरिक शांति और समृद्धि की परिस्थितियों में कोई व्यवधान नहीं था। कृष्णदेवराय ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया तथा भव्य गोपुरमों के निर्माण का श्रेय भी उनको ही जाता है। उन्होंने कृषि का विस्तार तथा जलापूर्ति के लिए विशाल हौजों, जलाशयों तथा नहरों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार राजा कृष्णदेवराय ने विजयनगर राज्य की धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के योगदान में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के नमक कानून के अनुसार नमक के उत्पाद तथा विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। प्रत्येक भारतीयों के घर में नमक का प्रयोग होता था, किंतु उन्हें ऊंचे दामों पर नमक को खरीदना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वयं ही अपने घर के लिए नमक नहीं बना सकते थे। अतः इस कानून पर भारतीयों का क्रोध होना स्वाभाविक था। गांधी जी नमक के इस कानून को सबसे घृणित मानते थे। अतः उस समय नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। नमक कानून को तोड़ने का मतलब था देश की जनता को एकजुट कर विदेशी दास्ता और ब्रिटिश शासन की अवज्ञा करना। उससे प्रेरित होकर छोटे छोटे अन्य कानूनों को तोड़ना ताकि राजस्व ताकि स्वराज एवं पूर्ण स्वतंत्रता स्वतः ही देशवासियों को प्राप्त हो जाए। तो ये थे आपके इतिहास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को मैंने बता दिया है। कॉपी में नोट करके याद कीजिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।